हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका करंट अफेयर्स में भी चल रहा है। बात हो रही है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में, जो कि यस बैंक के केस के चलते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर सुनवाई भी की है। तो वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे क्या है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, क्या इनका इशू यहाँ पर सामने आया है, क्या इनसे रिलेटेड कोई नई बात यहाँ पर रखी गई है सेबी द्वारा या आरबीआई द्वारा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी डेली क्लासेस आपकी यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर कवर हो चुके हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स की भी कवरेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। एमसीक्यूज का डेटाबेस दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, एफएलटीज यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मेंटरिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। खास बात क्या है कि ये जो प्राइस था 12,000 का, इसको स्लैश करके अब यहाँ पर 7,999 कर दिया जा चुका है। तो डेफिनेटली जाइए इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में ही, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने लास्ट वीक यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार का यस बैंक का जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से रिलेटेड बात रखी गई थी, कि आरबीआई ने जब रिकंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर बैंक की यहाँ पर की थी कि बहुत ज़्यादा उधार इनका यहाँ पर बढ़ चुका था, डेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही थी। तो रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान क्या बात रखी थी कि जो 81 बॉन्ड्स हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हैं, इनको राइट ऑफ कर दिया जाए, मतलब इनको बाहर निकाल दिया जाए, इनकी भरपाई अब नहीं होगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि जितने भी इन्वेस्टर्स उन्होंने इससे रिलेटेड केस वहाँ पर डाला कि भैया हमें जो ये बॉन्ड जब अवेल करवाया गया था, तो ये 81 बॉन्ड्स के नाम से अवेल नहीं करवाया गया था, ठीक है, एक तरीके की एफडी बोल के यहाँ पर अवेल करवाया गया था, एक तरीके की हाइब्रिड एफडी यहाँ पर बोल के अवेल करवाया गया था। तो हमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन इसके बारे में नहीं पता थी, एंड जिसके चलते ये जब बॉन्ड यहां पर राइट ऑफ हो गए, तो जितना पैसा उन्हें इन बॉन्ड से आना था वो यहां पर आना बंद हो गया, ठीक है। बट उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भैया ये चीज नहीं होगी, आपको इन बॉन्ड्स की यहां पर भरपाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड आज का टॉपिक हमारा यहां पर रहेगा। कंटेक्स्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। शुरुआत करते हैं कि भैया ये कैपिटल है क्या चीज। तो बेसिकली जो 2007-8 के हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो आपको पता ही है बासल नॉर्म्स आपके वहां पर चलते हैं, 3 कैटेगरीज 1 2 3 यहां पर आ चुके हैं। तो थर्ड कैटेगरी जब यहां पर आई, तो वो बेसिकली जो आपके 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसी को ही रिस्पॉन्ड करते हुए वहां पर निकाले गए। तो उसके आधार पर उन्होंने क्या बोला कि बैंक्स को ना अपना कैपिटल यहां पर मेंटेन करके रखना है। रीजन बीइंग कि यदि बैंक को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो वो उस कैपिटल से उस नुकसान की भरपाई कर सके, डिपॉजिटर्स का पैसा यहां पर ना किसी भी तरीके से यहां पर नुकसान में ना आए, ठीक है जी। तो वही चीज यहां पर कहा कि भैया आपको यहां पर एक हायर प्रोपोर्शन मेंटेन करना है अपने खुद के कैपिटल का, जो कि उनका परमानेंट कैपिटल है, एज अपोज टू द बोरोड कैपिटल। अब जब भी बैंक यहां पर बॉन्ड्स इशू करेगा, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करेगा बैंक, उसके आधार पर बॉन्ड जब इशू किए जाएंगे, तो यहां पर जो भी इन्वेस्टर रहेगा इन बॉन्ड्स में, या जो भी बॉन्ड होल्डर रहेगा, वो बेसिकली बैंक को यहां पर पैसा देगा। अब जब उनके द्वारा पैसा यहां पर दिया गया है, तो बैंक के लिए वो बोरोड कैपिटल वहां पर बन जाता है। तो इसीलिए बात रखी गई थी कि भैया 2007-8 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बाद से आपको यहां थोड़ा अपना परमानेंट कैपिटल मेंटेन करके रखना है। तो उसी के चलते यहां पर बात रखी गई कि जो रेगुलेटरी कैपिटल है, उनको 2 हिस्सों में यहां पर बांट देते हैं। एक है आपका टीयर 1 कैपिटल, दूसरा है यहां पर टीयर 2 कैपिटल। तो टीयर 1 कैपिटल की ही 2 कैटेगरीज आगे फिर बाइफरकेट की जाती हैं। एक आता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 और दूसरा आता है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। सो बेसिक सी बात अगर यहां पर हम समझने की कोशिश करें, ये जो 81 बॉन्ड्स हैं, ये आपके एडिशनल टीयर 1 कैपिटल को यहां पर बिलोंग करते हैं। तो क्या ये बोरोड कैपिटल है या परमानेंट कैपिटल है, इसको भी हम यहां पर समझेंगे जब हम एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। पर बात करेंगे टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के बारे में, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना यहां पर जरूरी है। जब हम सीआरआर रेशो के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, कितना कैपिटल यहां पर बैंक्स को मेंटेन करके रखना है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। तो हम सीआरआर के बारे में जब वहां पर बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि भैया 2 तरीके के कैपिटल्स यहां पर हैं, एक आपका टीयर 1 माना जाता है और दूसरा टीयर 2 माना जाता है। सो जो टीयर 1 कैपिटल है ना, तो मोस्टली इसमें आपके बैंक की जो शेयर कैपिटल है, डिस्क्लोज रिजर्व्स हैं, ये सभी चीजें यहां पर डाली जाती हैं, जो हाईएस्ट क्वालिटी का कैपिटल है, और ये बैंक के पास फुली अवेलेबल भी है कि ये इनके लॉसेस को यहां पर कवर भी कर सकता है, ठीक है। कि मतलब किसी प्रकार के एनपीएस वहां पर बढ़ते हैं, बैंक का नुकसान वहां पर हो जाता है, तो वहां बैंक द्वारा टीयर 1 कैपिटल अगर यूज किया जाए, तो बैंक के जो डे टू डे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये पर्टिकुलर कैपिटल उस तरीके से यहां पर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, एक तरीके का परमानेंट कैपिटल यहां पर रहेगा। बट वहीं अगर हम बात करें टीयर 2 कैपिटल के बारे में, तो इसमें आपकी कुछ इस तरीके के कैपिटल
यूनिट्स यहाँ पर रखे जाते हैं, जैसे कि रिजर्व्स वहाँ पर हो गए, कुछ सबऑर्डिनेटेड डेट्स यहाँ पर हो गए, ठीक है, जिनकी भरपाई आपको करनी है, बट बहुत देर बाद वहाँ पर करनी है। आपको पहले बाकी बॉन्ड्स जो वहाँ पर इशू किए गए होंगे बैंक द्वारा, उनकी भरपाई पहले करनी होगी। बट जब भी आपका बैंक टीयर 2 कैपिटल की नौबत पे वहाँ पर आ जाए कि जब भी बैंक को जरूरत पड़ जाए अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए, टियर 1 कैपिटल वहां पर एग्जॉस्ट कर चुके हैं, टियर 2 कैपिटल पे वहां पर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं बैंक के जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं लेंडिंग के, डिपॉजिट टेकिंग के, वो यहां पर हैम्पर हो सकते हैं और आरबीआई इससे रिलेटेड उनके ऊपर रेगुलेशंस भी लगा सकता है, स्ट्रिक्टनेस वहां पर बढ़ा सकता है। ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी आपकी यहां पर बहुत जरूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा, टीयर 1 में एक कॉमन इक्विटी टीयर 1 है, दूसरा आपका एडिशनल टीयर 1 है। तो एडिशनल टीयर 1 में ही आपके ये AT1 बॉन्ड्स वहां पर आते हैं। तो क्या ये परमानेंट कैपिटल है या बोरोड कैपिटल है, वो अभी हम यहां पर समझेंगे। तो क्या है ये AT1 बॉन्ड्स, कि बेसिकली एक स्पेशल क्लास ऑफ बॉन्ड्स यहां पर रखे जाते हैं, जिसके आधार पर बैंक्स इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू करेंगे, इन्वेस्टर यहां पर बैंक को पैसा प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू बैंक अपना कैपिटल यहां पर रेज करेंगे। बट खास बात यहां पर क्या है AT1 बॉन्ड्स के बारे में, कि बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है किसी भी बॉन्ड के कुछ कुछ आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, कि एक पहली बात क्या है कि मैच्योरिटी पीरियड क्या है, कितने टाइम बाद आपका बॉन्ड यहां पर मैच्योर होगा, 7 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 30 साल का है, कितने टाइम बाद ये मैच्योर होगा। दूसरी बात यहां पर क्या आती है कि बैंक कूपन रेट यहां पर क्या रख रहा है, कि जो एनुअल कूपन पेमेंट जो यहां पर की जाएगी बैंक द्वारा, इस पर्टिकुलर जो बैंक ने यहां पर आपसे लोन लिया ना, तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे यहां पर, ये एनुअल कूपन पेमेंट है। तो वो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर रहते हैं। तो बेसिकली AT1 बॉन्ड्स में खास बात क्या है कि यहां आपका कूपन रेट तो है, आपको एनुअल कूपन पेमेंट तो यहां पर मिलेगी, बट यहां मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं है। ये आपके परपेचुअल नेचर के यहां पर माने जाते हैं, कि मतलब आप इन्हें कभी भी रिडीम नहीं करवा पाएंगे, बस आपको फिक्स्ड रिटर्न वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है जी, ये यहां पर बात रखी गई थी बैंक्स द्वारा जब इस प्रकार के AT1 बॉन्ड्स वहां पर जारी किए गए थे। ठीक है, तो यहां पर बैंक्स क्या करता है, जब भी इस प्रकार के बॉन्ड्स वहां पर इशू करता है, तो एक ऑफर भी वहां पर रखता है, कॉल ऑप्शन का वहां पर ऑफर रखता है, कि बेसिकली 5 साल बाद हम इन्हें यहां पर रिडीम भी कर सकते हैं, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है जी, बैंक ये सिर्फ कर सकता है, राइट है उनके पास, उस तरीके से कर सकता है, बट ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं है। तो एक तरीके से क्या है कि यदि किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर आती है, जैसे कि आरबीआई ने यस बैंक के केस में भी वहां पर यही कहा कि भैया वहां पर उनको कैपिटल की दिक्कत आ रही थी, उनको इसकी भरपाई करने का टाइम नहीं था, इन एनुअल कूपन पेमेंट्स के उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं था, तो यहां पर AT1 बॉन्ड्स की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये जो बॉन्ड्स हैं ये राइट ऑफ भी किए जा सकते हैं, जो कि यस बैंक के केस में भी वहां पर किया गया था। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। दोबारा क्विकली एक बार रिपीट कर लेते हैं। AT1 बॉन्ड्स की खास बात क्या है कि पहली बात, जैसे रेगुलर पेमेंट्स आती हैं, कूपन रेट यहां पर रखा जाता है, तो डेफिनेटली उस तरीके से इसकी भी पेमेंट्स यहां पर आएंगी, बट इसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं है। कि मान लीजिए अगर आपने 1 लाख का वहां पर इस पर्टिकुलर बैंक्स का वहां पर किसी प्रकार का AT1 बॉन्ड वहां पर खरीदा है, तो उस दौरान आपकी जो कूपन रेट के हिसाब से एनुअल कूपन पेमेंट जो बनेगी वो तो आपको आती रहेगी, बट आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड को रिडीम नहीं कर पाएंगे। परपेचुअल नेचर का रहेगा कि लॉन्ग टर्म चलता ही जाएगा जब तक बैंक इसको यहां पर नहीं हटाता। बट यहां सिंस एक तरीके की रिस्की इन्वेस्टमेंट है कि पैसा वापस नहीं आएगा, तो जो रेगुलर बॉन्ड्स जिन्हें हम वनीला बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है जी, कि सिंपल से जो बाकी बॉन्ड्स हैं उनसे ज्यादा ये कूपन रेट भी आपको यहां ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा बढ़ चुका है कि ये बॉन्ड्स राइट ऑफ भी किए जा सकते हैं। तो वही सिनेरियो आपके यस बैंक के केस में भी हुआ कि वहां पर जिस प्रकार के इनके जो एनपीएस वहां पर बढ़ते गए, हालांकि अभी हम पूरी इसकी टाइमलाइन भी देखेंगे, आपको काफी क्लैरिटी वहां पर आ जाएगी, बट उस दौरान इस प्रकार से बैंक ने क्या देखा कि भैया हम भरपाई नहीं कर सकते, हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इन एनुअल कूपन पेमेंट्स को भी हम यहां पर पेमेंट नहीं कर सकते इन सभी इन्वेस्टर्स के लिए, तो हमें इन बॉन्ड्स को यहां पर राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ AT1 बॉन्ड्स, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं ये आपके राइट ऑफ किए जा सकते हैं, और आरबीआई भी ये यहां पर अलाउ करता है अगर किसी प्रकार की शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा अगर वो AT1 बॉन्ड से डायरेक्टली डील करता है। वहीं बात करें कि यस बैंक का AT1 इशू क्या था, तो एक बेसिक सी टाइमलाइन यहां पर दी गई है। तो आपको पता है स्टार्टिंग से काफी ज्यादा दिक्कतें इनके बीच में यहां पर चल रही थी, जो भी इनके मेजर शेयर होल्डर्स थे उनके बीच में थोड़ा बहुत टसल चल रहा था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस प्रकार से 2009 से 18 के बीच में इनके द्वारा एग्रेसिव लेंडिंग की गई लोन्स की, जैसे SL होगी, DFHL होगी, ठीक है जी, अनिल अंबानी का जो रिलायंस हो गया वो हो गया, IL&FS का यहां पर हो गया, तो इन सभी को बड़े बड़े लोन्स यहां पर दिए गए। बट उसके बाद क्या हुआ, इनके डिफॉल्ट्स होने यहां पर शुरू हो गए। IL&FS का डिफॉल्ट तो सभी को पता है, इतना बड़ा आपका NBFC यहां पर काम कर रहा था, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनके वहां पर चल रहे थे, सभी बंद हो गए, बैंकरप्सी इन्होंने वहां पर जारी कर दी। तो डेफिनेटली यहां पर अब बैंक को ये फेस करना पड़ा। अब उस प्रकार से जो
कैलकुलेशन जो वहां पर रखेगी उसके हिसाब से क्या देखा कि भैया चलो जो हमारा टियर 1 जो कैपिटल उसको हम यूटिलाइज तो कर लेंगे, बट उससे यहाँ पर बात नहीं बनेगी। तो डेफिनेटली कुछ फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस वहाँ पर किए गए। रवनीत गिल जो कि यहाँ पर सीईओ अपॉइंट किया गया, उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि भैया थोड़ा और कैपिटल यहाँ पर रेस किया जा सके ताकि हम इस पर्टिकुलर लॉस को यहाँ पर बियर कर सकें, बट नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग का काम शुरू कर दिया, जिसके आधार पर 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर राइट ऑफ कर देगा कि भैया अब इनकी एनुअल कूपन पेमेंट्स भी यहाँ नहीं आएंगी। और साथ के साथ एसबीआई ने भी यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग डाल दी, 30% लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहाँ पर बन गया, एक तरीके से ओनर बन गया यहाँ पर यस बैंक का। तो ये बेसिक से पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने की क्या टाइमलाइन यहाँ पर रही थी। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि ये जो पूरा सिनेरियो है, जो आपके यहाँ पर 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ किए गए, ये कोर्ट तक कैसे पहुंच गए। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस दौरान जब आपकी ये 81 बॉन्ड्स यहाँ पर इशू किए गए थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, तो वहां पर ये बात रखेगी इन्वेस्टर्स द्वारा कि यस बैंक के ऑफिशियल्स ने इन्हें मिस सेलिंग यहाँ पर की है इन बॉन्ड्स की। ठीक है जी, कि पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की गई है। एंड मोस्टली जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो सीनियर सिटीजन जैसे हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने इन बॉन्ड्स की ऑफलोडिंग कर दी कि बड़े बड़े जो आपके ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 81 बॉन्ड्स वहां पर लिए थे, उनको फर्दर आगे जाके रिटेल इन्वेस्टर्स को जाके ये बॉन्ड बेच दिए गए। अब इन दी एंड नुकसान यहां पर बेसिकली किसका हुआ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इतना ज्यादा नहीं हुआ, किसका हुआ, जब रीसेलिंग हुई, ऑफलोडिंग हुई, कि यहां जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली जो यहां पर सीनियर सिटीजन थे या बाकी जो आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, उनका यहां पर नुकसान हुआ। उनको जब मिस सेल किया गया तो उसमें क्या बताया गया, ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर नहीं बताएगी। एक तरीके का एक स्पेशल एफडी अकाउंट यहां पर उनको बताया गया कि आप अलग एफडी यहां पर खोल रहे हैं, बट वो जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी वो 81 बॉन्ड्स के हिसाब से वहां पर हुई थी। तो उसी के चलते यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये जो आप राइट ऑफ की यहां पर बात रख रहे हैं ऐसा नहीं होगा, मिस सेलिंग यहां पर हुई है, यस बैंक के ऑफिशियल्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बैंक भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स की भरपाई यहां पर करनी पड़ेगी। अब डेफिनेटली बैंक के पास दो ऑप्शन हैं, या तो उनके पास जो टियर 1 का कैपिटल अवेलेबल है उसमें से वहां पर यूज कर लें। तो अब उसकी जो कैलकुलेशंस यहां पर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस द्वारा जो वहां पर निकाली जा रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी निकाली, बिजनेस लाइन ने भी निकाली, या जो बाकी भी इंडिपेंडेंट जो वैल्यूएटर्स उन्होंने भी निकाली, तो वो क्या कर रहे हैं कि उसकी वजह से अगर इनकी भरपाई की जाए तो 3% का यहां पर डेंट पड़ेगा उनके कैपिटल, कौन से, टियर 1 के ऊपर। ठीक है, जो कि वो नहीं यहां पर देख सकते क्योंकि उन्हें CRAR भी यहां पर मेंटेन करके रखनी है। तो एक बार क्विकली करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया करंटली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं कितना उन्हें यहां पर CRAR मेंटेन करना है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कि अगर इससे भरपाई की जाए तो डेफिनेटली 3% का डेंट यहां पर आपका कैपिटल के ऊपर पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस रेशो के ऊपर भी पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, जो कि बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से वहां रखे गए हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि यहां पर यस बैंक अपने शेयर्स इन सभी इन्वेस्टर्स को यहां पर दे दे, जितने भी आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं इनको यहां पर दे दे, तो वो भी इनके पास ऑप्शन है। अब डिसीजन इनके द्वारा यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सा सिनेरियो है जो कि आपको पता होना यहां पर जरूरी है। उसके अलावा फर्दर न्यू सेबी गाइडलाइन के हिसाब से यहां पर क्या बात रखेगी कि डेफिनेटली यहां पर एज पर द आरबीआई बैंक एंजॉय करता है कंप्लीट डिस्क्रेशन, किस प्रकार से जो इंटरेस्ट पे आउट्स हैं, जो कूपन डॉट पेमेंट्स वहां पर होती हैं इन पर्टिकुलर 81 बॉन्ड से रिलेटेड, उन्हें मना कर सकता है और कंप्लीटली इसे राइट ऑफ भी कर सकता है। ठीक है जी, तो बट फिर भी ये जो पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन है ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए अनसुटेबल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़ा पैसा डाल रहे हैं उनके लिए चलो बात बन जाएगी, बट रिटेल इन्वेस्टर जो कि दिन रात की मेहनत से खून पसीने की कमाई से यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, उनके लिए ये फिजिबल यहां बिल्कुल भी नहीं है। तो उससे रिलेटेड फिर सेबी ने क्या बोला, रूल निकाल दिया कि भैया जितने भी 81 बॉन्ड्स आपके एक्सचेंज में आपके ट्रेड किए जाएंगे उनका मिनिमम टिकट साइज अब 1 करोड़ का होना ही चाहिए। ठीक है जी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, उन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए यहां से बाहर निकाल दी बात, बट अभी भी कुछ पुराने ट्रांचेस हैं 81 बॉन्ड्स के जो अभी भी ट्रेड किए जाते हैं, लोअर लॉट साइजेस उनका 10 लाख का मार्केट में, और उन्हें एज अ हाई यील्ड एफडी सब्स्टिट्यूट के नाम से वहां पर किया जाता है, जो कि यस बैंक के केस में भी हुआ, बट उस पर्टिकुलर केस में इनकी राइट ऑफ की बात यहां पर इन्वेस्टर्स तक नहीं रखी गई थी। तो ये था पूरा सिनेरियो कि क्या है 81 बॉन्ड्स, क्या इनसे रिलेटेड यस बैंक का इशू यहां पर सामने आया है। ध्यान रखना है कुछ बेसिक से पॉइंट्स का, परपेचुअल नेचर के हैं, कूपन पेमेंट्स यहां पर होती रहती हैं, बट आरबीआई के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं इनको राइट ऑफ किया जा सकता है, इनकी जो इंटरेस्ट पे आउट्स हैं उनको रोका जा सकता है अगर वहां पर बैंक में अनवायबल कैपिटल क्रिएट होता है कि उनके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, लॉस वहां पर हो रहा है। तो वही चीज पूरी हुई, बट अब यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड सुनवाई कर दी है कि भैया इनकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स मिस सेल किए गए हैं।
तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और हमारी भी यहीं पे यही कोशिश रहती है ताकि आपके साथ हम ऐसे टॉपिक्स को लाके थोड़ा इंटरेक्ट कर सकें, आपको बता सकें कि भैया अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे उसको वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो आई होप सभी चीज़ें समझ आ गई हूँ। जो चीज़ आपको नहीं आई है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं आपको एक और एडवाइस करूँगा कि प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अलग गियर में शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा अपना जो टाइम टेबल है उसको उस हिसाब से मैनेज कीजिए, ताकि आप ज़्यादा समय अपने फैक्ट्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लगा सकें। रिवीजन करते रहिए, टेस्ट वहाँ पर लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और साथ के साथ जैसे कि आपको पता ही है, प्रीमिक्स का जो हमारा इनिशिएटिव रहता है जिसमें हम दिन के 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम कोशिश करेंगे वहाँ पर उस प्रकार से कि आपका रोड टू प्रीलिम्स एक नया इनिशिएटिव वहाँ पर रखेंगे, जिसमें हम थोड़े क्रैश के क्वेश्चंस भी डालेंगे, अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी डालेंगे, PYQs भी डिस्कस करेंगे, ताकि जिस हिसाब से लास्ट ईयर हमने 75 डेज का जो इनिशिएटिव वहाँ पर रखा था उसी को रेप्लिकेट करते हुए रोड टू प्रीलिम्स इस बार यहाँ पर रखा जाएगा। सो जुड़िए इन सभी इनिशिएटिव्स के साथ, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए और कोशिश कीजिए कि इस बार आप प्रीलिम्स के उस पार वहाँ पर दिखें और इस साल का मेंस भी आप डेफिनेटली लिखें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।